आज के एपिसोड की शुरुआत भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव से होती है। खास बात यह है कि इस गांव की आधी से ज्यादा महिलाएं विधवा हैं। कई महिलाएं शादी के 5 से 10 साल के भीतर विधवा हो गई। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां महिला विधवा न हो। लेकिन इन सब विधवाओं में एक बात कॉमन है कि कोई एक ही काम करते करते उनके पति बीमार पड़े और कम उम्र में उनकी मौत हो गई। यह मामला इतना गंभीर है कि 1990 से पहले पैदा हुए बहुत कम पुरुष अब जिंदा हैं। गांव के ज्यादातर पुरुष 40 साल से ज्यादा नहीं जी पाए और समय से पहले मर गए। अनुमान यह है कि इस गांव में 50 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 5 से 6 पुरुष जिंदा हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के 2 से 3 पुरुष जिंदा हैं और 70 साल से ज्यादा उम्र का शायद ही कोई पुरुष जिंदा बचा हो। इसके अलावा जो भी जिंदा हैं उन पर इस बीमारी ने बहुत बुरा असर डाला है। उन्हें चलने, सांस लेने, खाने में दिक्कत होती है। अक्सर खाने की कोशिश करने पर खून की उल्टियां होती हैं। ये लोग बस भगवान को मानते हैं और भगवान से मनाते हैं कि इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। अब सवाल ये है कि यहाँ इतनी मौतें हुई कैसे? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इस गांव के अलावा भी देश में ऐसी जगहें हैं जहां सिमिलर इंसिडेंट्स हुए? आखिर ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी कहां कहां फैल रही है? सरकार इस डायरेक्शन पर क्या काम कर रही है? स्वागत है आपका फोर्थ डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। डाउन टू अर्थ की एक टीम मध्य प्रदेश के पन्ना के मन्नौर गांव पहुंची और यहां पता चला कि किसी महिला ने अपने पति को 20 साल पहले खो दिया है। कोई 25 साल पहले विधवा बन गई थी। गांव में ऐसी महिलाओं की लंबी फेहरिस्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल मन्नौर में करीब 58 महिलाएं विधवा पेंशन पा रही हैं। वहीं मन्नौर ग्राम पंचायत के जरुआपर और दरेरा गांव में क्रमशः 46 और 30 महिलाएं विधवा पेंशन पा रही हैं। यही कारण है कि मन्नौर को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा। इससे भी दुख की बात यह कि मन्नौर, दरेरा और जरुआपार में कुल 134 महिलाएं अपने पतियों को खोने के बाद केवल 600 रुपए प्रति माह मिलने वाली विधवा पेंशन पर निर्भर हैं। मात्र 600 रुपए। मजबूरी में कई विधवाएं ऐसी भी हैं जो पलायन कर चुकी हैं। गांव के लोगों का मानना है कि गांव के करीब 60% लोग टीबी से पीड़ित हैं और ज्यादातर पुरुष इस बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं हैं कि अकेले टीबी से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो सकती हैं। हालांकि इन सब विधवा महिलाओं में एक बात कॉमन है कि उनके पति खदानों में काम करते समय बीमार पड़ गए और कम उम्र में उनकी मौत हो गई। अब गांव में कुछ ही आदमी बचे हैं और ज्यादातर लोगों की मौत के लिए बलुआ पत्थर की माइनिंग को जिम्मेदार मानते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या है बलुआ पत्थर की माइनिंग में कि लोग एक धीमी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गीजा के ग्रेट स्फिंक्स, पेट्रा के प्राचीन शहर शाहजहां द्वारा बनवाया गया दिल्ली का लाल किला, हुमायूं मकबरा, जयपुर का हवा महल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय, मद्रास उच्च न्यायालय, शेर शाह सूरी का मकबरा, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सब बिल्डिंग्स बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। नाम से ही पता चलता है कि ये पत्थर सैंड से बने होते हैं। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें मुख्य रूप से फ्रेगमेंट्स ऑफ सैंड्स होते हैं जो कि 0.0625 से लेकर 2 मिलीमीटर तक के आकार के कण होते हैं। अब बलुआ पत्थर कैसे बनता है? इसका निर्माण जियोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है जिसमें लाखों वर्षों में सैंडी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है। बलुआ पत्थर की चट्टानों में अक्सर अलग अलग परतें दिखती हैं जिन्हें लैमिनेशन के रूप में जाना जाता है। सैंडस्टोन में मुख्यतः क्वार्ट्ज पाया जाता है, लेकिन अन्य खनिज जैसे
फेल्डस्पार, माइका भी मौजूद हो सकते हैं। बलुआ पत्थर मौजूद खनिजों के आधार पर कई रंगों का भी हो सकता है, जैसे सफेद, ग्रे, भूरा, लाल या अन्य रंगों का। यह अलग अलग रंग अलग अलग खनिजों के कारण बनता है, जैसे कि हेमेटाइट लाल रंग देता है या फेरस ऑक्साइड पीला या भूरा रंग दे सकता है। देखिए, भारत में बलुआ पत्थर के भंडार कई राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन बलुआ पत्थर के 90% से ज्यादा भंडार केवल राजस्थान में है। लेकिन ऐतिहासिक इमारतों को बनाने वाला बलुआ पत्थर लोगों को मार कैसे रहा है? बुंदेलखंड रीजन का पन्ना जिला। पन्ना प्रकृति की गोद में शांति से बैठा हुआ एक पिछड़ा शहर, इतना पिछड़ा कि आज भी यहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुंच पाई। हालांकि यह अपने किला नुमा मंदिरों के आर्किटेक्चर और हीरे की खदानों के लिए पूरे भारत में फेमस है, लेकिन एक समय यह बलुआ पत्थर की खदानों से भरा था। मन्नौर पन्ना जिले के दर्जनों गांवों में से एक है, जहां के लोगों ने बलुआ पत्थर की खदानों में काम करके अपना अधिकांश जीवन बिताया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण 1998 में खदानें बंद कर दी गई, हालांकि कुछ अभी भी चालू हैं। ये खदानें कई लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थीं, लेकिन इन खदानों ने केवल लोगों का जीवन नहीं चलाया, बल्कि इन खदानों ने वर्कर्स को एक धीमी और दर्दनाक मौत भी दी। आपको बता दें कि सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का एक गांव विधवाओं का गांव नहीं कहलाता। राजस्थान के कई गांव भी इसी अभिशाप से ग्रस्त हैं। राजस्थान के कई जिले जैसे बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा यूरोप को बलुआ पत्थर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे ही बूंदी जिले में भी एक विधवाओं का गांव है, नाम है बुधपुरा। संयोग से यह गांव भी विशाल बलुआ पत्थर की खदानों के बीच है। बुधपुरा के अलावा पुरा, डोमपुरा, रानपुरा, चांदपुरा जैसे कई गांव हैं जहां हालात ऐसे ही है। हमने ये तो जान लिया कि बलुआ पत्थर की खदानों और लोगों की मौतों के बीच कुछ तो रिलेशन है, लेकिन ऐसा क्या है बलुआ पत्थर की खदानों में कि यहाँ काम करने वाले लोग 40 से 45 साल में ही मर जा रहे हैं? ये रीजन है बलुआ पत्थर की खदानों से निकलने वाली डस्ट और सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज में पत्थर की माइनिंग या कटाई या घिसाई या नक्काशी का काम। ये बीमारी तब हुई होगी जब मनुष्य ने औजार बनाने और घर बनाने के लिए पत्थर तोड़ना सीखा होगा। यहाँ तक कि 4th सेंचुरी एडी के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। लेकिन रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन लेबर 1929-31 ने तत्कालीन भारत में सिलिकोसिस का एग्जिस्टेंस नहीं पाया था, जबकि खनन का काम तो बड़े स्तर पर उस समय भी होता था। बाद में वरिष्ठ सर्जन एस सुब्बा राव ने 1934 में मैसूर की कोलार गोल्ड फील्ड्स में सिलिकोसिस के मामले देखे। इन्होंने ही पहली बार बताया कि सिलिकोसिस के केस भारत में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है जो सिलिका डस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होती है। ऐसी डस्ट अक्सर माइनिंग से निकलती है। माइनिंग इंडस्ट्री में गोल्ड माइंस, माइका माइंस, आयरन माइंस, कोल माइंस जैसी अलग अलग माइंस होती हैं। इसके अलावा कांच का कटिंग का काम, पत्थरों को तराशने का काम, मार्बल का काम, नक्काशी का काम, स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री, सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आदि में भी महीन डस्ट निकलती है। अब होता यह है कि ऐसे काम से पत्थर की महीन डस्ट वर्कर्स की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचते हैं। लंबे समय तक ऐसे काम को करने से ये महीन डस्ट धीरे धीरे फेफड़ों में जमा होती रहती है। ये डस्ट फेफड़ों को पत्थर जैसा सख्त बनाती जाती है। फेफड़े पत्थर जैसे सख्त होते जाएंगे तो फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे सांस लेने में मुश्किल होती है, खांसी आती है, थकान होती है और बाद में मुंह से खून तक आने लगता है। बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि फेफड़े पूरी तरह से फूलना सिकुड़ना बंद कर देते हैं। इसी बीमारी को कहते हैं सिलिकोसिस। विशेषज्ञ बताते हैं कि जो कोई भी 15 साल से ज्यादा समय तक धूल भरी खदानों में काम कर ले, उसे सिलिकोसिस होने की 50% से ज्यादा संभावना है। इसके अलावा सिलिकोसिस से पीड़ित मरीज में टीबी डेवलप होने का खतरा स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में 2.8 से 3.9 गुना ज्यादा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिलिकोसिस का वैसे तो कोई इलाज नहीं, लेकिन इसकी रोकथाम संभव है। जिसे भी सिलिकोसिस है वो अगर ठीक दवाएं ले, सही समय पर दवाएं ले और पौष्टिक खाना पीना खाए तो ये जिस स्टेज पर सिलिकोसिस है उसे वहीं रोक सकता है। लेकिन भारत में समस्या बहुत बड़ी है और दबे पांव हजारों मजदूरों को अपने काल पंजे में ये समस्या जकड़ रही है। सिलिकोसिस के लक्षण टीबी से इतने मिलते जुलते हैं कि डॉक्टर भी अक्सर इसका गलत डायग्नोसिस कर देते हैं और ज्यादातर मरीजों का इलाज टीबी की बीमारी की तरह करते हैं। एमपी के छतरपुर के नौगांव टीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने माना
कि वे अक्सर ऐसे मरीज देखते हैं जिन पर टीबी की दवा का कोई असर नहीं होता, तो डॉक्टरों को लगता है कि ये शायद दवा प्रतिरोधी टीबी का केस है। लेकिन अगर रेगुलर और इन डेप्थ जांच की जाए तो कई ऐसे मरीजों में सिलिकोसिस निकल सकता है जिन्हें टीबी माना जाता है। अब खुद सोचिए, दर्द पैर में है और इलाज सिर का होगा तो मरीज कैसे ठीक होगा। देखिए, सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मजदूर होते हैं। उन्हें दिहाड़ी में कितना मिलता होगा? 300-400 रुपए ज्यादा से ज्यादा। अब गलत इलाज के चक्कर में गरीबों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उनको फायदा नहीं पहुंचता। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मजदूरों पर क्या बीतती होगी। अलग अलग राज्य सरकार मरने के बाद तो पैसा देती हैं, लेकिन जीते जी इन मजदूरों को कोई खास सहायता नहीं मिलती। मध्य प्रदेश सरकार सिलिकोसिस के मरीजों को उनके जीवित रहते कोई वित्तीय सहायता नहीं देती, लेकिन मरने के बाद उनके परिवारों को 3 लाख रुपए दिया जाता है। एक बात और, सिलिकोसिस को टीबी समझने का एक नुकसान ये भी है कि ऐसे में सरकार समझती है कि सिलिकोसिस जैसी बीमारी का प्रसार उतना नहीं है और सरकार फिर कोई पॉलिसी या नेशनल प्लान वगैरह नहीं बना पाती। दूसरी समस्या रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पत्थर की खदानें अक्सर रूरल एरियाज में ही होती हैं और मजदूर आसपास ही इलाज के लिए जा पाता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में टीबी जैसी बीमारी के लिए डायग्नोसिस सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन सिलिकोसिस जैसी बीमारी को चेक करने वाली सुविधा नहीं है। अब टीबी की जांच से सिलिकोसिस की बीमारी का पता नहीं चलता, क्योंकि टीबी की जांच बलगम, ब्लड और एक्सरे की सहायता से होती है। वहीं सिलिकोसिस में मरीजों के फेफड़ों में सिलिका डस्ट जमा हो जाता है, जिसका पता अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी जांच से ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी HRCT स्कैन सिलिकोसिस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये फैसिलिटी अक्सर बड़े अस्पतालों में ही मिलती है। अब हालात ऐसे हैं कि पूरे देश में इसकी निगरानी, इलाज और जांच की उचित सुविधा नहीं होने से ये बीमारी तेजी से फैल रही है। राजस्थान देश में सैंडस्टोन का सबसे बड़ा हब है। यहाँ के पत्थर फॉरेन भी एक्सपोर्ट होते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा खदानें हैं। डेटा की बात करें तो यहाँ 189 बड़े मिनरल, 15,245 माइनर मिनरल और 17,688 पत्थर खदानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। ध्यान रखिए, इलीगल खदानें इस डेटा में शामिल नहीं हैं। अनुमान है कि माइनिंग और उससे जुड़े कामों में लगभग 30 लाख लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्र से भी लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस कारण से देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ सिलिकोसिस के मामले भी कहीं ज्यादा हैं। यहाँ सिलिकोसिस एक एपिडेमिक बन चुका है। यहाँ के जोधपुर और भरतपुर संभाग में सिलिकोसिस के मामले कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पत्थर की खान से लेकर पत्थर की कटाई तक के काम में लगे सैकड़ों मजदूर सिलिकोसिस की चपेट में आ रहे हैं और अब तक सैकड़ों मजदूर इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। यह बीमारी इस कदर फैली है कि silicosis.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर पिछले 5 सालों में 31,879 लोगों ने सिलिकोसिस पीड़ित के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इसमें भी झोल है। दरअसल कम रिपोर्टिंग के कारण यह माना जाता है कि सिलिकोसिस के रियल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हैं, शायद लाखों में, वो भी सिर्फ राजस्थान में। आपको बता दें, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित होते ही पीड़ित को 3 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी और मृत्यु होने के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित को 1500 रुपए प्रति माह विकलांगता पेंशन भी मिलती है और निःशुल्क उपचार एवं दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन सिलिकोसिस रोकने के लिए ये उपाय काफी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सिलिकोसिस एक भयावह बीमारी बन सकती है। दुनिया भर में सिलिकोसिस लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में पत्थर तोड़ना, माइनिंग, सुरंग खोदना, मूर्तिकला, स्टोन पॉलिशिंग जैसे कई प्रमुख उद्योग हैं जिनमें श्रमिक सिलिका के संपर्क में आते हैं। हालांकि सिलिकोसिस को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक प्रचलित माना जाता है, लेकिन इसके वैश्विक स्तर पर भी खतरनाक प्रभाव हैं। लेकिन पूरी दुनिया समेत भारत में भी एक बात कॉमन है, और वो ये कि सिलिकोसिस के केस में रिपोर्टिंग और सही डायग्नोसिस बहुत कम होते हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि असल में कितने लोग हैं जो इस बीमारी की चपेट में हैं। इसके अलावा कई श्रमिक सिलिका डस्ट के संपर्क में आने के 5-10 साल बाद सिलिकोसिस विकसित करते हैं और 15 साल के भीतर मर जाते हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। डेटा की बात करें तो 2019 में दुनिया भर में सिलिकोसिस के अनुमानित
2.65 मिलियन मामले सामने आए। वैश्विक स्तर पर 2019 में 12.9 हजार से अधिक मौतें हुई। अब सिलिकोसिस भारत के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये समझिए। देखिए, कुछ ही सालों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी नई वाली जनगणना होनी है, उसके बाद आबादी 150 करोड़ है या 160 करोड़, ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में भारत ग्लोबली थर्ड मोस्ट डिमांड जनरेट करने वाला मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। लेकिन असल बात थर्ड या सेकंड पोजीशन की नहीं, असल बात यह है कि 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में वैश्विक कार्यशील आबादी का लगभग 25% यानी भारत के 80 करोड़ लोग वर्किंग होंगे, जिनमें से अधिकांश यानी लगभग 92% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में लगे होंगे। यही वो अनौपचारिक क्षेत्र है जिससे कई ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनमें भारत के श्रमिकों को सिलिका डस्ट के संपर्क में आना पड़ता है। डेटा की माने तो 2015-16 में भारत में लगभग 11.5 मिलियन श्रमिक सिलिका डस्ट से जुड़े ऑक्यूपेशन में लगे थे। चिंता वाली बात यह है कि यह संख्या सिर्फ 2025-26 तक बढ़कर 52 मिलियन होने की उम्मीद है। केवल राजस्थान की बात करें तो यहाँ माइनिंग सेक्टर में लगभग 30,000 खदानें हैं जो बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट की कटाई करती हैं। ये खदानें राजस्थान के कई जिलों में फैली हैं और इनमें लगभग 3 मिलियन कर्मचारी काम करते हैं और अन्य 3.2 मिलियन निर्माण उद्योग में लगे हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार निर्माण उद्योग भारत में लगभग 60 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है। इतना डेटा बताने का ये मतलब है कि समय के साथ माइनिंग सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में जहां सिलिका डस्ट के खतरे हैं, वहां काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है और सिलिकोसिस का खतरा भी बढ़ने वाला है। अंग्रेजों के टाइम से लेकर भारत की आजादी के बाद लगभग 70 साल बाद तक माइनिंग एक ऐसा सेक्टर रहा जो देश की जीडीपी वृद्धि में योगदान तो देता है, लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब होती गई। सिलिकोसिस चुपचाप सैकड़ों श्रमिकों को मार रही है। सिलिकोसिस एक साइलेंट डेथ दे रही है। हजारों माइनिंग वर्कर्स 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर रहे हैं, लेकिन डेली 300-400 रुपए मिलने के अलावा सुविधा के नाम पर ऐसे वर्कर्स को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसे वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा एक बेहद गंभीर बात और भी है। देखिए, भारतीय खदानों में सिलिका डस्ट के लिए परमिसिबल लिमिट 0.15 mg पर मीटर क्यूब निर्धारित की गई है, जिसकी कैलकुलेशन 8 घंटे के टाइम वेटेज एवरेज के रूप में की जाती है। यानी अगर कोई वर्कर 8 घंटा किसी खदान में काम कर रहा है और 0.15 mg पर मीटर क्यूब डस्ट इनहेल कर रहा है तो भारत में नॉर्मल है। लेकिन अमेरिका में ये लेवल है सिर्फ 0.05 mg पर मीटर क्यूब, यानी लगभग 3 गुना कम। इसी तरह अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट नाम की एजेंसी ने इस लेवल को और भी कम यानी 0.025 mg पर मीटर क्यूब निर्धारित किया है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? केवल समझने के लिए मान लीजिए कि अमेरिका में यदि शक्कर खाने की लिमिट पर डे 2 चम्मच है तो भारत में है आधा किलो। मतलब लिमिट ही इस तरीके का सेट किया गया है कि डायबिटीज होना तो तय है। ऐसा ही सिनेरियो भारत में सिलिकोसिस के साथ है। देखिए, सिलिका डस्ट को कंट्रोल करना और मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिलिकोसिस को काफी हद तक रोकने का एक सीधा सा सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सॉल्यूशन है गीली ड्रिलिंग और सेफ्टी टूल्स प्रोवाइड कराना। ज्यादातर राज्यों में माइनिंग और रिलेटेड सेक्टर्स का काम अभी भी असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर होता है। मशीनीकरण न के बराबर है। इसके अलावा वर्कर्स को फेस मास्क, सेफ्टी गॉगल्स, हेड कैप और दस्ताने जैसे टूल्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते। वहीं गीली ड्रिलिंग मेथड से धूल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर खदानों के आसपास ही रेगुलर हेल्थ चेकअप या एक्सरे की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए तो भी सिलिकोसिस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हमने ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप में देखा है, जहां ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराने से सिलिकोसिस की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन भारत में खदान मालिक अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वर्कर्स पर खर्च करना नहीं चाहते। वर्कर्स की जान की कीमत भी कुछ नहीं आंकते। दुर्भाग्य ये भी है कि ये जानते हुए भी कि खदानें उन्हें मार रही हैं, लोग मजबूरी में काम करना जारी रखते हैं, क्योंकि उनके पास न तो जमीन है और न ही आय का कोई दूसरा साधन। लोगों को बीमार करने और तड़पा तड़पा कर मारने के लिए सिलिकोसिस रिस्पॉन्सिबल है। वैश्विक स्तर पर सिलिकोसिस और टीबी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा सिलिकोसिस को प्रिवेंट करना सरकार के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो यूनियन लिस्ट की एंट्री 55 में और स्टेट लिस्ट की एंट्री 23 को देखिए। इसमें माइंस का रेगुलेशन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बताई गई है। वहीं सिलिकोसिस माइंस एक्ट 1952, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के तहत एक नोटिफाइड डिजीज है। इसके अलावा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत ये एक कंपनसेबल डिजीज भी मानी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिलिकोसिस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बहुत से विकसित देशों में हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं। हालांकि भारत के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने कहा है कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटी को वो लगातार वॉच करता है। पिछले 3 सालों में इसने बुधपुरा जिले में 100 से अधिक खदानों के पट्टे रद्द किए हैं जहां सूखी ड्रिलिंग होती थी। माइनिंग को रेगुलेट करने वाली और माइन वर्कर्स के लिए खड़े होने वाली एक एनजीओ माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन ट्रस्ट के अनुसार हाल के वर्षों में बुधपुरा में खदान मालिक सावधानियों और सेफ्टी गियर्स के बारे में ज्यादा जागरूक हुए हैं। इसके अलावा गीली ड्रिलिंग भी अब ज्यादा प्रचलित हो रही है। इसके अलावा सिलिकोसिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी एक देशव्यापी नीति तय करने की जरूरत बताई है। एनजीटी कहता है कि सबसे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य सरकार में ऐसे सभी उद्योग और फैक्ट्री को मार्क कर लें जहां सिलिकोसिस होने की आशंका है। इस बात को समझिए कि खनन और खनिज प्रसंस्करण आर्थिक विकास और रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उद्योग हैं और बलुआ पत्थर खनन और पत्थर की नक्काशी पूरे देश में किसी न किसी रूप में की जाती। इसलिए सिलिकोसिस और अन्य धूल संबंधी बीमारियां अधिकांश राज्यों और पूरे देश में फैलने की संभावना होती है। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की तर्ज पर ही सिलिकोसिस जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार हो और उसे लागू किया जाए। अगर सरकार ने खनिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून नहीं लगाए तो फिर सिलिकोसिस पीड़ितों की संख्या बढ़ती रहेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।